Shahani and I'm back with the new video for class 10th, and in this video we are doing topic 6 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. And I have already told you कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक 5 मार्कर पक्का आने वाला है इस चैप्टर में से, तो ये चैप्टर बहुत थरेली कर लीजिए। एंड यस, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिए गए हैं नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, काइंडली सी दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू टॉपिक 6 ऑफ दिस चैप्टर। So let's start with the new topic, the last topic of this chapter, the rise of nationalism in Europe. That is topic number 6, nationalism and imperialism. And before starting this topic, I'm again reminding you कि इस chapter से 5 markers पक्का आने वाला है. So study accordingly and study thoroughly, and I will also be uploading question answers from every topic. Alright, so nationalism and imperialism की बात करें तो अगर मैं nationalist tension की बात करूँ यूरोप में, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में जब शुरू हुई थी वो 1871 के बाद हुई थी। 1871 के बाद जो 1871, ठीक है, उसके बाद जो यूरोप में टेंशन हुई थी रिलेटेड टू द नेशनलिस्ट टेंशन, वो कौन से एरिया में हुई थी? बल्कन्स में। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बल्कन में कौन कौन सी जगह आती है? अगर मैं मॉडर्न डे नेम्स बोलूँ तो बुल्गारिया, बोस्निया हर्जगोविना, अल्बानिया, ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, रोमानिया, मैकेडोनिया, मोंटेग्यारो, क्रोएशिया। राइट, इसको ऐसे याद करना, BBHAGSSRMNC। अच्छा, नहीं भी याद होता तो चलेगा। राइट, इट्स ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, अब बल्कन्स के लोगों को क्या बोला जाता था? स्लाव्स। क्या बोला जाता था बल्कन के इनहाबिटेंट्स को? स्लाव्स। तो जो लार्ज पार्ट था बल्कन का, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। लार्ज पार्ट किसके अंडर था? अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया? पॉलिटिकल एक्सप्लोजन के अगेंस्ट। रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्लोजन इन बल्कन्स, लेट्स सी लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया? जो आइडिया था रोमांटिसिज्म का, ठीक है, बल्कन में विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सक्लूसिव। मतलब जो नेशनल सेंटिमेंट्स वाला आइडिया स्प्रेड हुआ था, नेशनलिज्म वाला आइडिया स्प्रेड हुआ था बल्कन्स में, तो उससे क्या हुआ था? पूरा ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था, अलग हो गया था, बिकॉज पीपल स्टार्टेड फाइटिंग ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था, it had to sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but failed. तो 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करी, इंटरनली चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश करी ताकि लोग शांत हो जाए और ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल खत्म ना हो, बट इट फेल्ड। एक एक करके जितने भी नेशनलिस्ट थे, दे ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, उनका कंट्रोल खत्म होता गया, एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो बल्कन में जितने भी अभी मैंने नाम बोले थे मॉडर्न डे नेम, उन्होंने अपने आप को, सारे नेशनलिस्ट ने अपने आप को अब बल्कन से अलग करते गए करते गए करते गए, एंड धीरे धीरे दे फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन। राइट, अब द बेसिस ऑफ द क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस बाय द बल्कन्स, मतलब कि क्या क्लेम करते हैं? जब इंडिपेंडेंस आया था बल्कन्स में, क्या क्लेम करते हैं? बल्कन लोगों का कहना है दैट दे वांटेड इंडिपेंडेंस ऑन नेशनैलिटी, कि उनको अपनी नेशनैलिटी पे इंडिपेंडेंस चाहिए। द यूज हिस्ट्री, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को यूज किया इंडिपेंडेंस लाने के लिए। राइट, अपने आप को फॉरेन पावर्स को बचाने के लिए, अपने आप को फॉरेन पावर्स से बचाने के लिए, to use the history to prove कि एक टाइम पे बल्कन एक इंडिपेंडेंट नेशन होता था, और उस हिस्ट्री को यूज करके उन्होंने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से कंट्रोल कराया। ठीक है, तो जितने भी रिबेल्स नेशनलिस्ट थे बल्कन में, वो फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो फाइटिंग अगेंस्ट द मोनार्क, दे थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एंड अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। उन्होंने सोचा कि अगर हमें अपनी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस को वापस लाना है, देन वी नीड टू स्ट्रगल। तो उन्होंने ये 3 पॉइंट्स को यूज करके अपना इंडिपेंडेंस लेके आए। राइट, अब बल्कन्स का क्या कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ? ठीक है, सबसे पहले बल्कन्स वर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर। बल्कन्स जो थे, बल्कन में जितनी भी स्टेट्स थी, दे वर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर, एंड सबको लगता था कि हम थोड़ी बहुत और टेरिटरी गेन कर सकते हैं अपनी नेबरिंग विलेज की या नेबरिंग स्टेट की। राइट, तो ये मैटर जो था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तब हुआ व्हेन बल्कन कन्फ्लिक्ट गेन्ड अटेंशन ऑफ द यूरोपियन पावर्स। जब बल्कन का जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपस में जो भी लड़ाइयाँ थी, उसका फ़ायदा किसने उठाया? उसका फ़ायदा उठाया यूरोपियन पावर्स ने, और उसका फ़ायदा उठा के
जो मैटर चल रहा था बल्कन में वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया यूरोपियन पावर ने एंड इस पीरियड में क्या हुआ, देवर इंटेंसली rivalry among the European powers over trade, annexation of colonies with the naval and military power. तो अब यूरोपियन पावर्स और बल्कन जो थे वो बहुत बड़े राइवल्स बन चुके थे आपस में, ठीक है, ट्रेडिंग से भी रिलेटेड, कॉलोनीज को अपने अंडर करने से रिलेटेड, मिलिट्री पावर से रिलेटेड। तो बल्कन और यूरोपियन पावर्स बहुत बड़े राइवल्स थे। और जब यूरोपियन पावर्स को पता लगा कि इनका कमजोरी क्या है, कि जितनी भी बल्कन स्टेट्स है दे आर जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की पावर को वो हड़पना चाहते हैं, टेरिटरी को वो हड़पना चाहते हैं। तो इस चीज़ का फायदा यूरोपियन पावर्स ने उठाया, ठीक है। जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, वो क्या करना चाहते थे, वो बल्कन का कोई ना कोई रीजन अपने अंदर करना चाहते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वॉर हुए एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। राइट, नेशनलिज्म आया, इंपीरियलिज्म भी आया, विच लेड टू यूरोप इन डिजास्टर इन 1964, जिसकी वजह से यूरोप कम्प्लीटली डिजास्टर में चला गया इन 1964। मीनवाइल जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड में, ठीक है, विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन 1960 बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। तो जितनी भी कंट्री थी वर्ल्ड में जिनको यूरोपियन पावर्स रूल कर रही थी, तो देवर अगेंस्ट द यूरोपियन पावर, अब वो यूरोपियन डोमिनेशन के अगेंस्ट हो गए। फिर एंटी इंपीरियल मूवमेंट हुई हर जगह, ठीक है। और जब एंटी इंपीरियल मूवमेंट हुई हर जगह, सब लोगों ने स्ट्रगल किया अपनी नेशन को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए, and then they were inspired by the sense of collective national unity and they fought against the European power. उसके बाद सारी कंट्री को इंडिपेंडेंस, पहले तो नेशन स्टेट बनी लेकिन तब भी यूरोप रूल कर रहा था, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा, तो लास्ट में एकदम से हमने ये पढ़ा कि यूरोपियन रूल भी, इंपीरियलिज्म भी खत्म हो गया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंपीरियलिज्म, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन रूल, ठीक है। तो पहले बल्कन्स का फायदा उठाया यूरोपियंस ने, पावर्स ने अपने साथ अंडर करने की कोशिश करी, बट धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि इंपीरियल रूल भी अच्छा नहीं है, हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। एंड इन द एंड वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द इंपीरियल रूल एज वेल। ऑल राइट, तो यहाँ पे यूरोपियन रूल कम्प्लीटली खत्म हो गया एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम फॉर नोट्स, सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड इससे 5 मार्कर पक्का आने वाला है। एंड फॉर मोर सच वीडियो यू कैन रीच अस आउट on Instagram, Facebook, Telegram. The link is in the description box. And for the notification of my upcoming video, do not forget to ring the bell icon and subscribe my channel. So I will be meeting you guys super soon in my next